हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मार्च माह के करंट अफेयर्स पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2025-26 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार है, उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले यह छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति है। ये जो पुरस्कार है, ये अलग अलग भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जैसे कि मलयाली भाषा, तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, आपका हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो हिंदी साहित्य के यह 12वें व्यक्ति है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले व्यक्ति है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, ये साल भर होने वाले एग्जाम में विनोद कुमार शुक्ल, उनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इनमें जितना भी फैक्ट बताऊंगा वो सारे फैक्ट को अच्छे से याद रखना। देखिए, इसमें पुरस्कार के तौर पर 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और वांग देवी यानी कि सरस्वती माता, वांग देवी की प्रतिमा इसमें प्रदान की जाती है। ठीक, ये जो पुरस्कार है किसी लेखक के जीवन भर साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है, यानी कि अपने पूरे जीवन भर में उसने साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान किया है एक पर्टिकुलर भाषा पर साहित्य लिखने में, जैसे कि हिंदी भाषा, तमिल भाषा, मलयाली भाषा, तो उनके साहित्य में योगदान के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विनोद कुमार शुक्ल जी को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, ठीक है, ये घोषणा हुआ था आपका 22 मार्च 2025 को। जब घोषणा किया गया तब विनोद कुमार शुक्ल जी को भी यकीन नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ के किसी एक साहित्यकार यानी कि उन्हें यह पुरस्कार मिल भी सकता है। ठीक है, अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो नौकर की कमीज, जिसे उन्होंने 1979 में लिखा था, नौकर की कमीज, यह उनका सबसे चर्चित उपन्यास है और इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ईयर के साथ याद रख लेना। नौकर की कमीज जो पुरस्कार है 1979 में जो उन्होंने लिखा था, यह उनका सबसे चर्चित उपन्यास है, जिस पर 1999 में मणिकौल द्वारा इसी नाम से यानी कि नौकर की कमीज के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी। नौकर की कमीज क्या है? देखिए, साहित्य की भी अलग अलग विधा होती है, कहानी, उपन्यास, एकांकी, जीवनी। तो ये क्या है? नौकर की कमीज एक उपन्यास है, एक नॉवल है। ठीक, 1979 में विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा था और 1999 में यानी कि 1999 को मणिकौल एक डायरेक्टर है जिन्होंने नौकर की कमीज नाम से ही एक फिल्म भी बनाई थी। दूसरा उनका चर्चित पुस्तक है दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसे उन्होंने लिखा 1996 को। इसका भी ईयर याद रख लेना। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1996 में लिखित पुस्तक है आपके विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा। ये जो है ये भी एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनकी जो उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 से सम्मानित किया गया। पहले ये दो रचनाओं को याद रखना है, और भी रचनाओं को हम देखेंगे। अगर हम बात करें इन्हें अब तक कौन से प्रसिद्ध सम्मान प्रदान किए गए हैं, वैसे तो अलग अलग राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं वो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार प्रदान कर चुकी है, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन हम थोड़े से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सम्मान को देखते हैं।
एक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999, दीवार में खिड़की रहती थी पुस्तक के लिए, और दूसरा पेन नोबोकोव अवार्ड 2023 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। 2023 के भी करंट अफेयर में काफी चर्चा में थे और इनसे क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, पेन नोबोकोव अवार्ड 2023, ये इस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। 1965 में मलयालम लेखक जीएस कुरुप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। ठीक है, ईयर के साथ याद रखना। 1965 में जीएस कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि मलयालम में लेखक है। ठीक, दूसरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगला में अपना साहित्य लिखती है, उन्हें वर्ष 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? तो वो है आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगला में अपना साहित्य लिखती थी। 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब जैसे हम देख रहे हैं कि विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के 12वें लेखक है, तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत। आप अपने स्कूल के टाइम पे बहुत सी इनकी रचनाएं पढ़े होंगे। सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें 1968 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया हिंदी साहित्य के लिए। और 58वां, अभी देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला। पिछले साल का यानी कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया। यानी कि जो पिछले बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो दो लोगों को मिला था। एक संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू के लिए गुलजार जी को, और 59वां मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी को। अब विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाओं को याद रखना, इनकी कोई भी रचना नहीं बचनी चाहिए, पूरे के पूरे रचना याद होने चाहिए। प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित रचना नहीं है? 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक रचना नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विनोद कुमार शुक्ल की कविता नहीं है? यहां पे एक कविता दे देगा, एक उपन्यास का नाम दे देगा, ठीक है, एक कहानी संग्रह का नाम दे देगा। आपको पहचानना है कि कौन सा उपन्यास है, कौन सा कहानी है, कौन सी कविता है। तो ये एकदम डिफरेंशिएट करके याद रखना। उपन्यास का अलग से लिस्ट याद करना, कहानी संग्रह का अलग से करना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की संभावना है। उनकी उपन्यास से आ जाएगा, आपको लगेगा कि लगभग जय हिंद ये भी इनकी रचना है, और आपका इधर से उपन्यास नौकर की कमीज भी इनकी रचना है, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। लेकिन उपन्यास कौन सा है, कहानी संग्रह कौन सा है, और आपका कविता संग्रह कौन सा है, इसे क्लासिफाइड करके रखना। ठीक है, देखिए, अगर सबसे पहले इनकी कविता संग्रह की हम बात करें तो लगभग जय हिंद, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ठीक है, एक साथ है, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, अतिरिक्त नहीं, आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी, बना बनाया देखा आकाश बनते कहां दिखा आकाश, एक पूर्व में बहुत से पूर्व, केवल जड़े। ये इनकी कविता संग्रह है। ठीक है, हम केवल 2-3 इनके उपन्यास पे फोकस करते हैं। नौकर की कमीज, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, लेकिन इतने सारे याद रखना है। लगभग जय हिंद से पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले और एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है करके। तो कविता याद रखना, लगभग जय हिंद, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया, अतिरिक्त नहीं, आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी, बना बनाया देखा आकाश बनते कहां दिखा आकाश, एक पूर्व में बहुत से पूर्व, और केवल जड़े। ठीक, अगर इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह में है गोदाम, गमले में जंगल, तीसरा दोस्त, ये इनके कहानी संग्रह है। ठीक है, अगर इनके उपन्यास की बात करें, उपन्यास तो सारे इंपॉर्टेंट है, उपन्यास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, बौना पहाड़,
यसी रासात एक चुप्पी जगह, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। और वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, मणिकौल ने विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर सुविख्यात फिल्म निर्देशक मणिकौल ने नौकर की कमीज फिल्म पर भी फिल्म बनाई थी, जो कि काफी प्रसिद्ध हुई। तो इनकी रचनाएं, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे प्रदान किया गया, पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला, और अभी जो 59वां से पहले 58वां, जो आपको 59 से पहले जो 58 है, ये पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था, ये सारी चीजों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये काफी चर्चा में आया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे बस्तर संभाग के बस्तर जिले का, इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूनेस्को ने इसे वेटिंग लिस्ट में रखा है। ठीक है, यूनेस्को ने इसे वेटिंग लिस्ट में रखा है, पूरी तरीके से इसे शामिल नहीं किया। अब ये वेटिंग लिस्ट में है। अब राज्य सरकार क्या कवायदतें करती है इसे यूनेस्को की सूची में, स्थायी सूची में शामिल करने के लिए। यूनेस्को की जो है 3 प्रकार की सूची होती है, एक सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा मिश्रित। अब ये तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं है, अभी यह अस्थायी सूची में है, यानी कि यूनेस्को ने इसे अभी रिव्यू में रखा हुआ है। अगर राज्य सरकार और प्रयास करे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कुछ मतलब अपने तरफ से कुछ सरकार ऐसा व्यू रखे कि क्यों इसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाना है, उसके बाद यूनेस्को का निर्णय आएगा। तो अभी इसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हमारे प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हमारे प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक है आपका इंद्रावती और तीसरा है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्षेत्रफल के आधार पर हमारे प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुई थी। कई लोग केवल ईयर याद रखते हैं और व्यापम में इसमें जो है पूरे डेट के साथ क्वेश्चन पूछा गया था कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मेरे हिसाब से कथन आधारित प्रश्न बना था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक, इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हमारे प्रदेश के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण भी किया जाता है। वर्ष 1982-85 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कथन आधारित प्रश्न पूछा गया था ये। ठीक है, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये जो आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये क्या कथन गलत था। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था 1982-85 में, लेकिन ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि समझ लीजिए 82 से 85 तक ये एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के पैमाने पर यह खड़ा नहीं हो पाया, जिसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व का तमगा इससे छीन लिया गया। ठीक, वर्तमान में यह एक आपका राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क ही है। प्रसिद्धि की अगर हम बात करें तो यह अपनी प्राकृतिक गुफाओं जैसे कुटुमसर, कैलाश, दंडक गुफाएं, प्राचीन चूना पत्थर की संरचनाओं यानी कि आपका जो स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट, जो ऊपर से नीचे चूना पत्थर का पानी रिसता है और सूख जाता है, तो वही चूना पत्थर की रचनाओं, समृद्ध जैव विविधताओं यानी कि यहाँ गुफा के अंदर, जो यहाँ इसके अंदर जो है कुटुमसर की गुफा है जहाँ पे अंधी मछलियां पाई जाती है। ठीक, इसके लिए प्रसिद्ध है। तीरथगढ़ झरना और भैंसादरहा मगरमच्छ पार्क कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है। भैंसादरहा एक आपका प्राकृतिक मगरमच्छ पार्क है और इसके साथ साथ तीरथगढ़ झरना जो इसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। तो ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। कब इसकी स्थापना हुई इंपॉर्टेंट है, ये अभी अस्थायी सूची में शामिल है यूनेस्को की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निरई माता मंदिर। निरई माता मंदिर जो है ये गरियाबंद जिले में स्थित है। गरियाबंद जिले में पैरी सोमपुर के तट पर निरई माता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर हर साल चैत्र नवरात्रि को, चैत्र माह का जो है, चैत्र माह की नवरात्रि से हमारे नए हिंदू वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। जो अभी आपका रिसेंट नवरात्रि खत्म हुआ है, तो हर साल नवरात्रि के पहले, चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार, यानी कि नवरात्रि शुरू तो हुआ लेकिन नवरात्रि में जो पहला रविवार पड़ेगा
पहले रविवार को इस यहाँ पे दर्शन के लिए इनका द्वार खोला जाता है। 5 घंटे के लिए सुबह 4 से लेकर के 9 बजे तक ही इस मंदिर का यानी कि निरई माता मंदिर का द्वार खोला जाता है। पूजन सिर्फ पुरुष पूजा पाठ की रीतियों को निभाते हैं। इस मंदिर में केवल पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ तक कि इस मंदिर का प्रसाद खाना भी वर्जित है। तो निरई माता मंदिर जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है, पैरी सोंडूर नदी के तट पर, जो कि चैत्र माह की नवरात्रि के पहले रविवार को इस मंदिर का द्वार खोला जाता है। 5 घंटे के लिए द्वार खुलता है और इसमें भी केवल पुरुष ही दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। महिलाओं का प्रवेश करना और प्रसाद खाना वर्जित है। हर साल चैत्र माह के नवरात्र के दौरान बिना तेल घी अपने आप ही ज्योत प्रज्वलित हो जाती है और ज्योति जो है 9 दिनों तक जलती है। एक गुफा के अंदर ये माता की प्रतिमा स्थित है। जब चैत्र माह का नवरात्रि शुरू होता है और रविवार को जब गुफा का द्वार खोला जाता है तो प्रतिमा के सामने अपने आप यहाँ पे एक ज्योत प्रज्वलित रहता है, ऐसे स्थानीय लोगों का कहना है। ये है आपकी निरई माता की प्रतिमा गुफा के अंदर की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग प्रांतीय सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में यानी कि 1 और 2 मार्च 2 दिवसीय 1 और 2 मार्च 2025 को 8वां, ठीक है, ये संस्करण याद रखना, 8वां छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग 8वां प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। ये कहां आयोजित हुआ? रायपुर के होटल वुड कैलेस। ये कहां आयोजित हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संस्करण कौन सा था? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग 8वां प्रांतीय सम्मेलन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई श्री रामेश्वर वैष्णव के द्वारा। शुभारंभ करता थे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जो कि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। उद्देश्य छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु निरंतर प्रयास करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। इस सम्मेलन में कुछ पुस्तकें विमोचित की गई यानी कि लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में 11 साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन किया। अब मुख्यमंत्री ने पुस्तकों का विमोचन किया है तो इन पुस्तक और इनके साहित्यकारों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले साल भी बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आए, जो नई पुस्तकें लॉन्च हुई थी उससे इस साल भी संभावना बनी रहेगी। जैसे कि देवचरण धुरी की जो रचना है वो है देवचरण के कह मुकरी, ये इनके पुस्तक के नाम है, देवचरण के कह मुकरी। डॉक्टर दीनदयाल साहू, इनकी रचना है भागमानी, छत्तीसगढ़ी उपन्यास है, छत्तीसगढ़ी भाषा की उपन्यास है भागमानी। मुकेश कुमार की रचना है मंजरी पाती, ये भी छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। कन्हैया साहू अमित, ठीक है, कन्हैया साहू अमित, इनकी छत्तीसगढ़ी के 36 भाजी, ये इनकी रचना के नाम है। ठीक, राजकुमार चौधरी छतनार, जो कि एक काव्य संग्रह है। इसके बाद टिकेश्वर सिन्हा गब्दीवाला, जिनकी रचना का नाम है चल उड़ रे पुचुक चिरई। हरिशंकर देवांगन की रचना का नाम है एक कहानी हाना के। मिनेश कुमार साहू की रचना का नाम है गंगा बारू। डॉक्टर लुनेश कुमार वर्मा की रचना है माटी के दिया, जो कि एक काव्य संग्रह है। रामनाथ साहू की रचना है गीतांजलि, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि काव्य की छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। दुर्गा प्रसाद पारकर, पिछले साल इनसे भी एक क्वेश्चन आया था, इनकी रचना है प्रतिज्ञा। मुंशी प्रेमचंद्र की कृत्य प्रतिज्ञा का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है दुर्गा प्रसाद पारकर में। इसमें से अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक दुर्गा प्रसाद पारकर इंपॉर्टेंट है, रामनाथ साहू जी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चल उड़ रे पुचुक चिराई, ये रचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पहले पढ़ना हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें भागमनी, मंजरपाती और ये छतनार, इनको थोड़ा पहले फोकस कर लेना, बाकी को फिर याद कर सकते हैं तो और भी बेटर है। मार्च के महीने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला मंडई का आयोजन किया गया। ठीक है, 8 मार्च को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला मंडई का आयोजन कब से कब तक हुआ? 4 से लेकर के 8 मार्च 2025 तक। महिला मंडई का जो थीम था वो था अजय नारी आराध्य नारी। इसको भी याद रख लेना, क्या था? अजय नारी आराध्य नारी। इसका शुभारंभ 4 मार्च को किया गया साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में। बस इसमें इतना ही फैक्ट याद रखना है। कब से कब तक आयोजित हुआ? 4 मार्च से 8 मार्च 2025 तक। इसका टैगलाइन क्या था? अजय नारी आराध्य नारी।
ठीक, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत तो काफी पहले 2012 से हो चुकी थी, लेकिन पिछली जो सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, उसने इस योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री तीरथ बरत योजना कर दिया था। 1-2 साल तक ये योजना चली, फिर कांग्रेस की सरकार में ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, यानी कि इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाता, किसी स्थानीय निवासियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। तो इस योजना को फिर से शुरू किया गया है। ध्यान देना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसकी शुरुआत 27 मार्च 2025 से इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश के बाहर स्थित, छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित 19 विनिर्दिष्ट स्थल यानी कि धार्मिक स्थल समूह के तीर्थ स्थलों हेतु तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पात्र कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के निवासी, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जो यात्रा जाने में हेतु सक्षम हो, और विधवा एवं परित्यक्त महिला। छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के हैंडीकैप पर्सन यानी कि दिव्यांग लोग, और विधवा तथा परित्यक्त महिला, ठीक, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसे रीलॉन्च किया गया कब? 27 मार्च 2025 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। अगर यहाँ पे 19 स्थल तो बोले गए हैं, वैसे तो देखिए इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 19 स्थल, कितने स्थलों पर जो है तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? 19 स्थल, इसको याद रखना बस। बाकी 19 स्थल कौन कौन से है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, ठीक है, ये लिस्ट दिया गया है। ये अगर आप देखेंगे, ये इमेज जो है, मैंने एक सड़क में बैनर लगा हुआ था, कहीं पे होर्डिंग लगा हुआ था, तो खड़े रह करके इसका फोटो खींचा है मैंने, मुझे इंपॉर्टेंट लगा करके थोड़ा सा। इसमें देखिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी नहीं आया था, ये इसको होर्डिंग से मैंने फोटो खींचा है, इसलिए देखो यहाँ पे वायरें दिख रही होगी आपको। ये ऐसे चलते फिरते कुछ जानकारी की चीजें मिल जाती है तो मैं खड़े होकर फोटो खींच लेता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, शिरडी, शनि सिंगनापुर, त्र्यंबकेश्वर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि 19 स्थान कौन कौन से हैं। त्र्यंबकेश्वर, तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, द्वारका, सोमनाथ, नागेश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, उज्जैन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर, बघे बहु, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, बाघा बॉर्डर, अजमेर शरीफ, आगरा, सलीम चिश्ती दरगाह, बाबा बैजनाथ धाम, बजरंगबली मंदिर, अनुकूल ठाकुर जी सत्संग मंदिर, गंगा सागर, बिरला मंदिर, काली घाट, संवेद शिखर, पालगंज, रजुवालिका, श्रवण बेलगोला, भट्टारका मठ, चंद्रगिरी, वेलांगणी चर्च, सेंट सेबेस्टियन चर्च, श्राइन, बेसिलिका चर्च, प्रयाग, काशी विश्वनाथ, हनुमान मंदिर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन, बोध गया, सारनाथ, नालंदा, कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, वासिष्ठी मुनि मंदिर, उमानंद, शबरीमाला, गुरुवायूर और इट्टू मुन्नार मंदिर। अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ तो 19 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया है, इसमें भी शायद लिखा होगा, नहीं इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि 19 विनिर्दिष्ट स्थलों का इसमें तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये हो सकता है कि एक बार में 19 स्थलों का चयन करके उनकी यात्रा, लेकिन लिस्ट में इन स्थानों को शामिल किया गया है जिसमें से यात्रा कराई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पात्र कौन होंगे और कौन कौन किनकी पात्रता है, कब लॉन्च हुआ, कितने स्थानों का दर्शन कराया जाएगा, ये सारे चीजों को एक बार याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप, इसका आयोजन 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 के मध्य रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में इस मैच का आयोजन हुआ, ठीक है। ये मैच है क्या? इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप। ये दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर इसमें भाग लेते हैं, दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर, यानी कि ऐसे क्रिकेटर जो रिटायर हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस लीग का उद्देश्य क्रिकेट प्रेमियों को अपने पसंदीदा पूर्व खिलाड़ियों को फिर से एक्शन में देखने का अवसर देना इस लीग का मुख्य उद्देश्य है। इसका फाइनल मुकाबला हुआ इंडिया मास्टर्स बनाम वेस्टइंडीज मास्टर्स। इंडिया मास्टर्स ने फाइनल में वेस्टइंडीज मास्टर को 6 विकेट से हराया।
मास्टर्स विजेता की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया मास्टर्स विजेता टीम रही, जिसके कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। इसमें टोटल 6 टीमें शामिल हुई। इंडिया मास्टर, वेस्ट इंडीज मास्टर, ऑस्ट्रेलिया मास्टर, श्रीलंका मास्टर, साउथ अफ्रीका मास्टर और इंग्लैंड मास्टर। विजेता इंडिया मास्टर रही। ठीक है, तो इसका आयोजन 22 फरवरी से 16 मार्च के मध्य इसका आयोजन हुआ। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बस्तर के 3 पर्यटन सर्किट। बस्तर में पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के कुनकुरी में माइली नेचर कैंप एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया अभी मार्च के महीने में, और साथ ही साथ 3 पर्यटन सर्किट का लोकार्पण भी किया। 3 पर्यटन सर्किट यानी कि आध्यात्मिक और विरासत सर्किट, प्रकृति और वन्यजीव सर्किट, साहसिक पर्यटन सर्किट, इन 3 सर्किट का लोकार्पण किया। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक और विरासत सर्किट यानी कि जशपुर जिले में ऐसे क्षेत्र जो कि आध्यात्मिक यानी कि धार्मिक और कुछ विरासत यानी कि पुरातात्विक स्थल, उनको आपस में कनेक्ट करते हुए एक पर्यटन सर्किट, एक पर्यटन उसको मतलब पाथ प्रदान करना कि एक बार में इस रूट से जाकर के ये सारे आध्यात्मिक और विरासत वाले क्षेत्र को आप घूम सकते हैं। वैसे ही प्राकृतिक एवं वन्यजीव सर्किट के अंतर्गत जो नेचर है वो, और जो आपको वाइल्ड लाइफ यानी कि जो आपके अभ्यारण्य है, ठीक है, जंगल के जो वन्यजीव है उनको देखना, उनको भ्रमण करना। ठीक, वैसे साहसिक पर्यटन जैसे कि आध्यात्मिक और विरासत सर्किट, इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज सर्किट। आध्यात्मिक और विरासत सर्किट के पर्यटन केंद्रों में तमता, कैलाश गुफा, मधेश्वर पर्वत, शारदा धाम, ग्वालिन सरना शामिल है। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा। तमता पर्यटन क्षेत्र किस जिले में है? जशपुर जिले में। ग्वालिन सरना क्षेत्र किस जिले में है? जशपुर जिले में। ठीक है, बाकी के नाम से तो आप परिचित है, मधेश्वर पहाड़ से परिचित है, कैलाश गुफा से परिचित है, यहाँ पे ग्वालिन सरना और तमता थोड़ा सा नया है। वैसे प्रकृति और वन्यजीव सर्किट, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट, इसमें मकरभंजा जलप्रपात, बादलखोल अभ्यारण्य, रानी दहा और गल्लू जलप्रपात, साराडी के चाय के बगान प्रकृति और वन्यजीव सर्किट का हिस्सा है। साहसिक पर्यटन की बात करें यानी कि एडवेंचर टूरिज्म सर्किट की बात करें तो साहसिक पर्यटन सर्किट के अंतर्गत दनगिरी कैंप साइट, बेलवार जलप्रपात, देश देखा पहाड़ी कैंप और सरना चढ़ाई क्षेत्र ये इसके अंतर्गत शामिल है। ये है आपके मधेश्वर की पहाड़ी, जिसे पिछले साल दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग का दर्जा मिला है। ठीक है, मधेश्वर हिल वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग इन दी स्पॉटलाइट। ठीक है, प्राकृतिक शिवलिंग का इन्हें दर्जा प्रदान किया गया है इस मधेश्वर पर्वत को। ये भी आपके जशपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जी का भव्य स्मारक। इनका भव्य स्मारक बनाया जा रहा है डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। डोंगरगढ़ में 3 पहाड़ियां हैं। एक तो है आपके डोंगरगढ़ की पहाड़ी जहाँ पे बमलेश्वरी माता की प्रतिमा है, मतलब बमलेश्वरी माता का मंदिर है। दूसरा है चंद्रगिरी की पहाड़ी जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख स्थल है, और तीसरा है आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। जब कभी भी आप डोंगरगढ़ में जाएंगे तो खुले आसमान में गोल्डन कलर में बौद्ध गौतम बुद्ध की वहां पे प्रतिमा स्थापित है, और प्रतिवर्ष वहां पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का भी आयोजन होता है। तो डोंगरगढ़ में जो है 3 पहाड़ियां, डोंगरगढ़ की पहाड़ी सनातन हिंदू धर्म, चंद्रगिरी की पहाड़ी जैन धर्म और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी बौद्ध धर्म। और इन 3 पहाड़ियों के बीच में बनाया जा रहा है पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर जो कि श्रीयंत्र आकार का है और केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे प्रतिमा बनाई जा रही है आचार्य विद्यासागर जी समाधि, जहां पे उन्होंने समाधि लिया था उनके समाधि स्थल पर 58 फीट ऊंचा स्मारक यहाँ पर बनाया जाएगा। समाधि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने 18 फरवरी 2024 को चंद्रगिरी तीर्थ स्थल पर सल्लेखना विधि, ठीक है, सल्लेखना विधि से अपना देह त्याग किया था। जैन धर्म में जो है ये शरीर छोड़ने की, ठीक है, यानी कि मोक्ष पाने की एक विधि है सल्लेखना विधि के माध्यम से। यानी कि जब किसी जैन आचार्य को लगता है कि उनका अंतिम समय आ गया है तो वो अन्न जल सब चीज त्याग करके एक मुद्रा में विराजित हो जाते हैं और अपना देह त्याग करते हैं। यह सल्लेखना विधि। इस जो आपका स्मारक बनेगा उसका एक भव्य प्रवेश द्वार होगा। उस भव्य प्रवेश द्वार का नाम रखा गया है मुखमाटी द्वार। अब ये मुखमाटी द्वार क्यों रखा गया नाम?
आचार्य विद्यासागर जी द्वारा रचित ग्रंथ मुखमाटी पर आधारित चंद्रगिरी पर्वत पर आचार्य विद्यासागर स्मारक के भव्य प्रवेश द्वार का नाम मुखमाटी द्वार रखा गया है। तो याद रखना, आचार्य विद्यासागर जी की ग्रंथ का नाम क्या है? मुखमाटी, जिसके नाम पर उनके प्रवेश द्वार का नाम रखा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां पर आचार्य श्री के जीवन के 5 काल, जन्म काल, वैराग्य दीक्षा काल, आचार्य काल, गण पोषण काल और संलेखना काल के आर्ट वर्क यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बस्तर पंडुम। बस्तर पंडुम एक ही स्लाइड में आपको सब चीज यहाँ पर मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। बस्तर पंडुम बस्तर का उत्सव, पंडुम का मतलब ही होता है तिहार, जनजातीय कला प्रदर्शन था। ठीक है, 12 मार्च से 3 अप्रैल 2025 के मध्य बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। बस्तर पंडुम का आयोजन 12 मार्च से 3 अप्रैल 2025 तक हुआ। इसका आयोजन जनपद, जिला एवं संभाग स्तर पर 7 विधाओं में संपूर्ण बस्तर संभाग में आयोजित हुआ। ये केवल बस्तर संभाग में आयोजित हुआ, जिसमें सबसे पहले जनपद स्तर, फिर जिला स्तर, फिर संभाग स्तर, यानी कि बस्तर के सभी जनपद, जनपद के बाद जो बस्तर के 7 जिले हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, ये सभी 7 जिले, फिर पूरे बस्तर संभागीय स्तर पर आयोजन हुआ। टोटल 7 विधाओं में आयोजन हुआ। 7 विधा के अंतर्गत नृत्य था, यानी कि बस्तर के लोक नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो बोल के बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान देना। नृत्य है, गीत है, नाट्य है, वाद्य यंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प एवं चित्रकला, पेय एवं व्यंजन। ठीक है, तो इसको याद रखना। 7 विधाओं का यहाँ पे जो है संपूर्ण बस्तर संभाग में आयोजित हुआ। 7 विधाओं पर बस्तर पंडुम, नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प एवं चित्रकला, पेय एवं व्यंजन। इसका प्रथम चरण जनपद स्तर पर आयोजित हुआ 12 से लेकर के 20 मार्च 2025 के मध्य, जिसमें विजेता दलों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। ठीक है, द्वितीय चरण जिला स्तर पर आयोजित हुआ 21 से लेकर के 23 मार्च 2025 के मध्य, जिसमें विजेता दलों को 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। तीसरा चरण संभाग स्तर पर आयोजित हुआ 1 से लेकर के 3 अप्रैल 2025 के मध्य, जिसमें प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000, तृतीय पुरस्कार 20,000 और शेष प्रतिभागी दलों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। तो ये था बस्तर पंडुम। डेट इंपॉर्टेंट है, 7 विधाओं में आयोजित हुआ वो इंपॉर्टेंट है। 7 विधा कौन कौन से थे? जनपद स्तर पर कब से कब तक, जिला स्तर पर कब से कब तक और संभाग स्तर पर कब से कब तक आयोजित हुआ, और पुरस्कार राशि याद रखना है। इसका समापन समारोह, देखिए ये तो 3 अप्रैल को समाप्त हो गया था, लेकिन बाद में इसका समापन समारोह ये किया गया 5 अप्रैल 2025 को, क्योंकि 5 अप्रैल 2025 को जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो आए थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वे इस आपके बस्तर पंडुम में शामिल हुए। देखिए बस्तर पंडुम का ना ये एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह लोगो है। अब इसमें ना बहुत से फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, परंपरा, संस्कृति और विकास का संगम बस्तर पंडुम 2025। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प एवं चित्रकला, पेयजल एवं व्यंजन। ठीक, ये है बस्तर पंडुम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत से वैरायटी है। यहाँ पर एक देखिए बस्तर पंडुम के हर जगह आपको एक वाद्य यंत्र दिख रहा होगा। ये जो वाद्य यंत्र है इसका नाम है तुरही या तोड़ी वाद्य यंत्र इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो एक आपका मुकुट दिख रहा है ये बायसन हॉर्न मुकुट है, जो कि दंडावी माड़िया जनजाति इसे पहनती है। ठीक, ये पंडुम लिखा हुआ है, गोड़ी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बस्तर का त्योहार या उत्सव। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो मुकुट पहना गया ये बायसन हॉर्न मुकुट है। ठीक है, दंडावी माड़िया जनजाति पहनती है। महिला ने जो टोपी पहनी है ये पीपल का मुकुट है, जो कि केवल महिलाएं ही पहनती है। ठीक है, बस्तर में पीतल का मुकुट पीतल धातु का मुकुट जो है महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ठीक, इसके अलावा महिला ने हाथ में एक ऐसे छड़ी टाइप की पकड़ी हुई है। ठीक है, जिसे तुर डुड्डी वाद्य यंत्र कहा, तुर डुड्डी वाद्य यंत्र है। यहाँ पर एक पक्षी दिखाई दे रहा है जो कि पहाड़ी मैना। सीजीपीएससी पाठशाला में जाकर के आप बस्तर पंडुम सर्च करेंगे, वहां पर आपको ये इमेज काफी अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे एक वाटरफॉल दिखाया गया है जो कि चित्रकूट वाटरफॉल बस्तर की पहचान है। ये जो साइड में जो आर्ट बना हुआ है ये बस्तर का चित्रकला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका ढोल टाइप का पकड़ा हुआ है एक जनजाति व्यक्ति ने, वो है आपका बिलिया ढोल।
यहाँ पर आपका जैसे राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, वैसे यहाँ पर आपका वन भैंसा भी दर्शाया गया है। यहाँ पे पीछे तरफ एक नदी प्रवाहित हो रही है जो कि इंद्रावती नदी है, बस्तर की जीवनदायिनी नदी। ये जो पेड़ है ये सल्फी का पेड़ है, इससे सल्फी एक पेय पदार्थ भी निकाला जाता है जनजाति के द्वारा। ये जो पेड़ है ये ताड़ी का पेड़ है, इससे भी जो है आपका पेय पदार्थ निकाला जाता है। तो थोड़ा ध्यान देना, पूछा जाएगा बस्तर पंडुम प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में कौन सा एक उसमें नहीं दर्शाया गया है। तो बस्तर की जो भी पहचान है, बस्तर की प्रमुख नदी इंद्रावती नदी, बस्तर का प्रमुख जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर में ही आपका राजकीय पशु वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, वहां का पेय पदार्थ निकाले जाने वाले वृक्ष सल्फी वृक्ष, ताड़ी वृक्ष, ठीक है, वहां का बस्तर का चित्रकला, उसके वाद्य यंत्र, मुकुट, ये सारे चीज को एक बार रीड कर लेना। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आए कि बस्तर पंडुम के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक शामिल नहीं था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भोरम देव महोत्सव। भोरम देव महोत्सव का आयोजन हुआ 2025 इसका था, वर्ष 2025 में इसका 29वां संस्करण आयोजित हुआ। याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ष 2025 में भोरम देव महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, तो ये जो है 29वां संस्करण था। 26-27 मार्च 2 दिवसीय यह आयोजन हुआ। भोरम देव मेला स्थल ग्राम चौरा, विकास खंड बोडला, जिला कबीरधाम में इसका आयोजन हुआ। इतना ही याद रखना है। संस्करण कौन सा था, किस स्थान पर आयोजित हुआ, कब से कब तक आयोजित हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रैंप योजना। रैंप योजना इसका फुल फॉर्म है रैंप, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने की योजना है रैंप योजना। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जिसे एमएसएमई कहा जाता है, कि यह एक केंद्र सरकार की योजना है जो कि विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इंपॉर्टेंट याद रखना, केंद्र सरकार की योजना जो कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। इसे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इंडस्ट्रियल डायलॉग कार्यक्रम में 1 मार्च 2025 को। इसका उद्देश्य एमएसएमई को बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रस्ताव 1.2 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है इस रैंप योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सकल नारायण गुफा। सकल नारायण गुफा में आपका यहाँ पर मेले का आयोजन हुआ 26 से 30 मार्च 2025 के मध्य। सकल नारायण गुफा बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में स्थित है। बस्तर संभाग, अगर आप देखेंगे ये आपका जैसे बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग के बीजापुर में कॉर्नर में मौजूद है आपका भोपालपट्टनम, वहां पर मौजूद है आपका सकल नारायण की गुफा। प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष पर इस मेले का आयोजन होता है। ध्यान देना, इस मौके पर यानी कि जब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने वाला रहता है, तब इस मौके पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह रचाया जाता है और यह विवाह 5 दिनों तक यहाँ पे विवाह की रस्में चलती है, जिसके बाद हिंदू नववर्ष शुरू होता है। ठीक है, गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा एवं गोपियों की प्रतिमा रखी हुई है। विवाह समारोह के अंतिम दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, यानी कि जब आपका चैत्र माह की शुरुआत, चैत्र माह का जब शुरू होने वाला रहता है उसके 5 दिन पहले से विवाह की रस्में शुरू कर दी जाती है। देखिए, सकल नारायण पोषण पल्ली में इस साल 26 से 30 तारीख तक मेले का आयोजन हुआ। 26 मार्च को मंडपाच्छादन, विवाह के समय किया जाता है मंडपाच्छादन। 27 मार्च को गोवर्धन पर्वत पूजा अर्चना एवं ध्वजारोहण। 28 मार्च को श्री कृष्ण भगवान पूजा अर्चना मंदिर परिसर में। 29 मार्च को दोपहर 2 बजे राधा एवं कृष्ण विवाह समारोह एवं क्षेत्रीय लोकल नृत्य। 30 मार्च को भगवान की रथ यात्रा एवं समापन होगा, यानी कि ये हो चुका है और इसके साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। गुफा के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा मौजूद है। ठीक है, यह है सकल नारायण की गुफा, किस जिले में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, बिलासपुर मोहभट्टा में। यहाँ पर इन्होंने बहुत सी परियोजनाओं को शुरू किया, कुछ का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, कुछ का शिलान्यास किया। लगभग
33,700 करोड़ से अधिक का उन्होंने यहाँ पे परियोजनाओं का शुरुआत लोकार्पण किया है। ठीक है, विद्युत, तेल, गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास से जुड़ी विकास परियोजनाओं को उन्होंने उपहार दिया। ठीक, अब देखिए इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत से फैक्ट थे लेकिन कुछ कुछ चीजों को ही आपको याद रखना है। एनटीपीसी सीपत, ठीक है, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर यानी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 800 मेगावाट, ठीक, इसका इन्होंने शिलान्यास किया। ठीक, उसके अलावा विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना HPCL, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजना BPCL, शहरी गैस वितरण परियोजना, जैसे कि पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी पहुंचता है वैसे ही घरों में पाइपलाइन कनेक्शन के माध्यम से गैस पहुंचेगा, LPG गैस, उसकी शुरुआत की गई। यानी कि अभी शिलान्यास किया गया है स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने हेतु गैस एवं पेट्रोलियम उत्पाद वितरण का। ठीक है, 7 रेल परियोजनाओं के अतिरिक्त ट्रैक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये शुरू के 2 को याद रखना। और भी कुछ है, देखिए कार्य प्रारंभ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड की 660 मेगावाट की 2 यूनिट SCTPP स्टेज 4 कोरबा पश्चिम, इसका कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित में ये पहला वाला आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 रेल परियोजना, अच्छा यहां ध्यान देना, 3 रेल परियोजना जिसकी लंबाई 111 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण। ठीक है, ये हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जो रेल नेटवर्क है वो 100% विद्युतीकृत हो चुके हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले जितने भी रेल लाइन है, चाहे आपके सरगुजा तक जाता हो या नीचे बस्तर तक जाता हो या इधर पूर्व में महासमुंद तक आपका जो है इधर राजनांदगांव तक जाता हो, सभी तरफ सभी दिशाओं में जो रेलवे लाइन बिछी हुई है वो 100% विद्युतीकृत हो चुकी है। ठीक, नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 930 पर 2 सड़क परियोजना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेलवे नेटवर्क 100% विद्युतीकृत हो चुका है, इसको याद रखना। विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी रायपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AI का दौर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी रायपुर में, और 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। ठीक, गृह प्रवेश, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। यानी कि उनका जो घर बनकर के तैयार हो गया था, जब मोदी जी आए तब उनका गृह प्रवेश एक औपचारिक तौर से ऑफिशियल तौर पर करवाया गया। हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया किसका? अभनपुर रायपुर खंड के बीच मेमू ट्रेन सेवा का। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये रेलवे का विद्युतीकरण, ये जो आपका 660 मेगावाट के 2 यूनिट विद्या समीक्षा केंद्र, इनको थोड़ा सा याद रखना। ठीक, अब देखिए कुछ मिसलेनियस फैक्ट है। एक है आपका तुलार गुफा। तुलार गुफा किस जिले में स्थित है पूछा जाए तो दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है तुलार गुफा। कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन 5 अप्रैल को धमतरी में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है रजगामार कोल क्षेत्र। रजगामार कोल क्षेत्र आपकी कोरबा जिले में स्थित है। देश की पहली सेल्फ हीलिंग के लिए बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क एरिया में होम स्टे नेचुरोपैथी खोला जा रहा है। ये देश का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी होगा, जो कि बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में खोला जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ को देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण में पूरे देश में 3रा स्थान प्रदान किया गया। 3रा स्थान हमारे छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया। देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान आयुर्वेद को हर घर के करीब लाता है, नागरिकों को अपनी अनूठी प्रकृति को समझने और व्यक्तिगत निवारण स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने में सशक्त बनाता है। यानी कि आयुर्वेद से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये था छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मार्च 2025। ये होता समाप्त। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।